अगर मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा है वो इसके अंदर ही रहेगा। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके प्रॉपर्टी सबसे पहले समझो। अगर हमने इस ट्रायंगल का नाम ले लिया ए बी सी, तो इसके सारे साइड्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। मान लेते हैं सारे साइड्स के साइड को ए, सारे साइड को मान लिया ए। तो एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होता है कि इक्वल साइड के अपोजिट वाला एंगल भी क्या होता है? इक्वल होता है, ठीक है। अगर मान लेते हैं ये तीनों ए है तो इसका ये वाला एंगल अगर x है तो ये भी x होगा और ये भी x होगा। तो यहां से एक और प्रॉपर्टी निकल के आती है कि भाई x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना हो गया? तो 3x इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू, मतलब कि हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या होगा? 60 डिग्री, ये क्या होगा? 60 डिग्री, और ये भी क्या होगा? 60 डिग्री। यहां तक भी कोई प्रॉब्लम? एक चीज भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां से देखो पेरीमीटर का अगर हम लोग बात करते हैं, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? उसके बाउंड्री का सम, है ना। तो यहां पे बाउंड्री क्या है? ए है और ए है, तो इसका पेरीमीटर हम लोग निकालते हैं। तो भाई ए प्लस ए यानी कि क्या आ गया? 3a आ गया, ठीक है। इसके फॉर्मूला देखो, एक फॉर्मूला तो होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, अगर हम लोग पेरीमीटर तक का बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल का बात करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला एक होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। वैसे चाहे तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें टिक लगाने से मतलब है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है √3/4 a स्क्वायर, वेयर ए क्या है? साइड है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके बाद बढ़ते हैं। हमने अभी तक क्या क्या किया है? हमने किया है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इसके एंगल कितने होते हैं, इसका पेरीमीटर क्या है और इसका एरिया क्या है। इसका एक और फॉर्मूला है हाइट का, है ना। हाइट का फॉर्मूला है, वो भी आप लोग लिख लो। हाइट जो होता है वो होता है √3/2 a। ए फिर से क्या है? आपका साइड है, और ये जो मैं डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूं ये आपका हो गया हाइट। अब जरा इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर चलते हैं कि भाई और क्या क्या है। देखो अगर मैं अगर ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसके मैं साइड को प्रोड्यूस करता हूं, जैसे मैंने इस साइड को क्या कर दिया? प्रोड्यूस कर दिया। तो देखो एक लाइन पे जो एंगल बनता है, जहां भी प्रॉब्लम हो पूछ लेना, ठीक है। एक एंगल पे जो एक लाइन पे जो एंगल बनता है, मतलब इसका और इसका सम क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या होता है भाई? लीनियर पेयर होता है, लीनियर पेयर होता है, या फिर क्या होता है?
स्ट्रेट एंगल, कुछ भी बोल दो, बट लीनियर पेयर हम लोग दो एंगल के लिए यूज करते हैं। तो यहां पे देखो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180। ठीक है भाई, ये कितना है 60। आप लोग बिल्कुल रट्टा मार के चलो कि इसका एक्सटीरियर एंगल एक कितना होगा, 120 होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं मैथ्स याद नहीं किया जाता है, लेकिन कब, जब आपके पास टाइम हो। लेकिन यहां पे तो ऐसा नहीं है 60 मिनट में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, तो बहुत बात हम लोग याद करके चलेंगे, टिक मारना है हमें, याद करके चलेंगे। हमें याद करके चलना है कि एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। एक मैंने ट्रायंगल एज्यूम कर लिया है जिसका मैंने नाम क्या दिया, DEF दिया है। ठीक है मोनिका, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि अगर आपसे पूछे इक्विलेटरल ट्रायंगल के, ध्यान से सुनना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल का डिफरेंस बताओ, क्या होगा आंसर। मैंने क्या पूछा, मैंने बोला कि आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सटीरियर एंगल एंड द इंटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक्सटीरियर एंगल समझा दिया है, इंटीरियर एंगल समझा दिया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस यानी अंतर बताना है। ऑप्शन में क्या क्या है वो मैं बता देता हूं। ऑप्शन में है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री, या फिर नन ऑफ दीज। क्या लगता है क्या आंसर होगा, हाँ नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज अगर होता है तो क्या सही आंसर होना चाहिए था। सबको समझ में आ रहा है भाई, एक्सटीरियर एंगल कितना है 120 डिग्री का और इंटीरियर एंगल कितना है 60 डिग्री का, इसका मतलब डिफरेंस कितने का हो गया, 60 का हो गया। ठीक है आगे बढ़ते हैं, यहां तक नोट कर लियो सब, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ बात किसका कर रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखो कुछ लाइंस होते हैं, क्या क्या होते हैं, एक होता है एल्टीट्यूड, एक होता है मीडियन, एक होता है एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। ये सारे के सारे लाइन एक ही होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर कोई बोले तो आप बोल सकते हो हाँ, जो एल्टीट्यूड का लेंथ होगा वही एंगल बाइसेक्टर का होगा और वही आपका मीडियन का होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपका नाम क्या है, प्रीति। प्रीति, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला, क्या बोलोगे। मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला वही होगा जो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बोला जो मीडियन होता है वही उसका क्या होता है, हाइट होता है, वही उसका एंगल बाइसेक्टर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग यही बोल सकते हैं कि मीडियन में निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √3/2 a करेंगे। ठीक है, √3a/2 करेंगे। अच्छा, यहां पे हल्का सा मैं टॉपिक से थोड़ा हटके बता देता हूं। एल्टीट्यूड क्या होता है भाई, एल्टीट्यूड होता है कि जो वर्टेक्स से आए और साथ साथ में क्या करे, बट जो ऑल्टीट्यूड 90 डिग्री, देखो यहां पे 90 डिग्री बनाए, बट जरूरी नहीं है कि वो इक्वली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। एल्टीट्यूड क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो कि वर्टेक्स से आ रहा है बेस पे, ठीक है, वर्टेक्स से आ रहा है बेस पे, साथ ही साथ बेस पे वो क्या कर रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। जरूरी नहीं है कि वो इक्वली डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, यहां पे दिस इज एल्टीट्यूड। दूसरा लेते हैं
एक और ट्राइंगल, एक और ट्राइंगल, यहां पे मैं अगर डी ई एफ कर दूं और अगर ऐसे कर दूं डी के, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसको बोल रहा हूं मीडियन, अभी मैंने क्या बताया था एल्टीट्यूड, अब मैं बोल रहा हूं मीडियन। देखो मीडियन क्या है कि वो बेस को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, बेस को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। यानी कि यहां पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ई के इज इक्वल टू के एफ, बट जरूरी नहीं है कि के जो होगा एंगल वो 90 डिग्री का होगा। तो भाई हम लोग डीके को क्या बोलेंगे, डीके को बोलेंगे डीके इज मीडियन, ठीक है। अब अगर मैं आ जाऊं यहां पे एल एम एन, और अगर मैं बोल रहा हूं कि ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लो मैंने नाम ऐसे ही दे दिया, जेड दे दिया, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं क्या कि ये एंगल बाइसेक्टर है, इसका मतलब हमें कुछ भी मतलब नहीं है कि ये इक्वल में डिवाइड करे, ये भी मतलब नहीं है कि ये 90 डिग्री बनाए, लेकिन हमें ये मतलब है कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। अगर ये वाला एंगल ए है तो ये भी क्या होगा, ए होगा। ये हो गया एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पॉइंट मैंने बताया है, इन तीन को तो पक्का बताया, मुझे बताओ एल्टीट्यूड जहां पे मिलते हैं, है ना, जहां पे देखो तीन एल्टीट्यूड होगा, एक तो ये होगा, एक ये होगा, और एक मतलब समझ रहे हो, एक बी वर्टेक्स से देंगे, एक सी वर्टेक्स से देंगे, जहां पे तीनों एल्टीट्यूड मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं, मोनिका। ये बोलेगी सबसे पहले मुझसे ही क्यों पूछते हो सर, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, जहां पे तीनों, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब जहां पे तीनों मिलते हैं एल्टीट्यूड्स, इसको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। जहां पे तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं, मोनिका, तीनों एंगल बाइसेक्टर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, ये फीवर में एंटीबायोटिक गलत खा ली है, सब कुछ भूल चुकी है, हाँ जी बताओ, इन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, और जहां पे तीनों मीडियन मिलते हैं इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा बात यह है कि ये तीन पॉइंट मैंने बता दिया, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या जरूरत है, तो हमारा जरूरत यह है कि ऑर्थो सेंटर जो होगा वही इसका इन सेंटर होगा और वही इसका सेंट्रॉइड होगा। मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल को अगर इस क्लास को ध्यान से समझ लेते हो तो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन आंसर्स ना रट्टा लग जाएंगे, बिल्कुल। अभी मैं बता रहा हूं कैसे। यहां तक क्लियर है, लिख लिया, आगे बढ़ते हैं।
अब देखो एक पॉइंट है, सेंट्रॉइड divides the median in the ratio of 2:1। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूं, ये मीडियन है, तो ये कितने के रेशियो में जाएंगे, ये होगा 2 पार्ट और ये होगा 1 पार्ट। और हमेशा सेंट्रॉइड को जनरली हम लोग जी से डिनोट करते हैं। अब अगर ये सेंट्रॉइड मीडियन को डिवाइड कर रहा है, तो देखो यहां से हम लोग क्या क्या डाल सकते हैं, इसको इन सेंटर भी, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, और इन सेंटर, और क्या लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट रुक जाओ, इन सेंटर नहीं, यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर, और क्या लिख सकते हैं, एल्टीट्यूड भी। ठीक है, और यहां पे सेंट्रॉइड की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ऑर्थो सेंटर भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, इन सेंटर। यहां पे नीचे लिख लेना ओनली इन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब रट्टा मारो, जो मैं आप लोगों को रट्टा लगवाऊंगा, ध्यान से सुनना। यहां तक बात सब कुछ, एक एक पॉइंट क्लियर है, कुछ भी पूछूं मोनिका बता दोगी, पक्का? ठीक है, चलो यहां से आगे बढ़ते हैं। ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल होता है उसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल होता है उसे क्या बोलते हैं, नालायक। भाई इन सर्कल बोलते हैं, ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल होता है ना उसे क्या बोलते हैं, इन सर्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इन सर्कल है। अगर मैं यहां से इसका रेडियस लूं तो इसे बोलेंगे इन रेडियस, जिसे हम लोग नॉर्मली छोटे आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर मैं, ये थोड़ा सा कच्चा पक्का सा बनेगा बट मान लेना ये सर्कल है। ठीक है, मान लेना कि ये सर्कल लग तो रही है। ठीक है, तो अब देखो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सरकम सर्कल। भाई ये क्या हो गया, सरकम सर्कल। और यहां से अगर मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये क्या हो जाएगा, कहां से,
यहां से रुको, मैं दूसरे कलर से कर देता हूं। ये जो रेड वाला है, ये जो रेड वाला है, ये क्या है? सर्कम रेडियस। ठीक है, और ये पॉइंट मैंने इक्विलेटरल ट्रायंगल में बोला था कि एक ही रहता है। मुझे बताओ सेंट्रॉइड किस रेशियो में डिवाइड कर रहा था? 2:1। तो अगर आप लोग से इन इक्विलेटरल ट्रायंगल क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो क्या है, तो सीधे क्या बोलोगे? 2:1। कुछ सोचने का जरूरत नहीं है, सीधे। ठीक है, तो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल in radius ratio circum radius is equal to क्या होगा? 2:1 होगा, 1:2 होगा। हाँ में हाँ बिल्कुल नहीं मिलाना है, मैं गलत करवाऊंगा। ठीक है, क्या होगा? इन रेडियस छोटा होता है ना, तो 1:2, 1:2। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको डब्बे में डाल दो। अब इससे एक और मेंस का देखो, ये हो गया प्री का क्वेश्चन। अब इसी पे मेंस का क्वेश्चन क्या बनाता है वो ध्यान से सुनो। मेंस का क्वेश्चन आपसे बोलेगा, पहले मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, फिर मैं इसका थ्योरी बताऊंगा और आप लोगों को क्या ट्रिक याद रखना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन बना देगा कि भाई इन सर्कल और सर्कम सर्कल के एरिया का रेशियो बताओ इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल क्यों बोल रहे हो? पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ होता है ना। अब खुद से सोचो, मैं इस वाले सर्कल को 1 बोल दे रहा हूं और इस वाले सर्कल को 2 बोल दे रहा हूं, तो एरिया ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ 2 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, पाई, इसको अगर मैं x लेता हूं, रेडियस को x लेता हूं, तो x का स्क्वायर पाई अपॉन इसका रेडियस क्या होगा? 2x होगा, क्योंकि 1:2 का रेशियो है। तो ये क्या हो गया? 2x का स्क्वायर, देखो पाई से पाई गया, x स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, तो ये गया, ये क्या आ गया? 1:4। तो आपको याद रखना है कि इन सर्कल और सर्कम सर्कल का रेशियो क्या होता है? 1:4 होता है। डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, तो यहां पे मैं पॉइंट बना दे रहा हूं, इसका जरूरत नहीं है, इसको हटा दो। आपको ये याद रखना है, एरिया ऑफ इन सर्कल रेशियो एरिया ऑफ सर्कम सर्कल इज इक्वल टू 1:4। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये सारा कुछ जो मैं करा रहा हूं ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है। ये कहीं और आइसोसेलेस या स्केलिन में देखे ये मत लगा देना। ठीक है, अच्छा कभी कभी वो क्वेश्चन को घुमाता है। क्वेश्चन को कैसे घुमाएगा? वो दे देगा ये एरिया दे देगा, मान लो दे दिया एरिया 169 और 289। ठीक है, तो पूछेगा क्या कि रेडियस का बताओ। तो उसके लिए याद रखना एक ट्रिक कि भाई रेशियो ऑफ इन रेडियस इज टू सर्कम रेडियस इज इक्वल टू अंडर रूट एरिया ऑफ इन सर्कल रेशियो अंडर रूट एरिया ऑफ सर्कम सर्कल।
लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो सज्जा आंसर करना। अगर मैं आपको बोल रहा हूं एरिया ऑफ इन रेडियस, अच्छा मैं जो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं मान के चलो अभी जो भी कुछ है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है, ठीक है, ये मान के चलो एरिया ऑफ इन रेडियस अपॉन एरिया ऑफ सर्कम रेडियस, आपको सर्कम सर्कल आपको बताना है, ठीक है। इफ एरिया ऑफ इन रेडियस नहीं, इन सर्कल, अगर इन रेडियस इज टू सर्कम रेडियस जो है उसका रेशियो 2√3 है, √2:3 है, तो आपको बताना है एरिया ऑफ इन सर्कल और एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। संजना बताओ क्या होगा। ये मन में सोचेगी, एग्जाम्पल तो इजी देते हैं 1:2, 2:2 ये है ना, और पूछते टाइम रूट डालते हैं, ऐसा ही होता है। हाँ क्या लगता है होगा? नहीं। मोनिका क्या लगता है? साफ साफ लिखा हुआ है एरिया ऑफ इन सर्कल और सर्कम सर्कल का बताना है, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो दिया हुआ है। नहीं प्रीति, हाँ कोशिश तो करो, पीछे वाला पॉइंट देख लो, उसी से कुछ मिलता जुलता है ना। देखो इसके मन में आंसर अभी है ना आंसर, मुझे लग रहा है चेहरा देख के मुझे पता चल जाता है किसके मन में आंसर है। इस पे तो उम्मीद था कि ये बोलेगी। हाँ क्या लगता है? अच्छा क्या करना चाहिए ये बताओ सर, कोई आइडिया नहीं है? ठीक है क्या लगता है? गुड। देखो क्या करना है, मैंने अभी अभी लास्ट अभी बताया, क्या बताया भाई कि देखो इनका जो रेडियस है ध्यान से देखो 1:2 है, तो एरिया का क्या हो गया 1:4, कैसे हुआ? तो इसका हमने क्या कर दिया था, स्क्वायर कर दिया था, ठीक है। अब देखो यहां पे अगर मैंने दे रखा है √2 और 3, तो एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2:9 हो जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 होता है, ये तो पता है सबको, है ना। अच्छा अब सुनो ध्यान से, इक्विलेटरल ट्रायंगल का केस है, एरिया ऑफ सर्कम सर्कल वो है 48 पाई, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कम सर्कल कितना है 48 पाई। आपको बताना है एरिया ऑफ इन सर्कल। 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट बहुत ज्यादा वैसे मैंने दे दिया, 30 मिनट का, 30 मिनट बोल रहा हूं, 30 सेकेंड है, स्टार्ट। सुनो मैंने अभी अभी बोला है, क्या बोला है कि एरिया ऑफ इन सर्कल इज टू एरिया ऑफ सर्कम सर्कल।
कितना होता है 1:4 होता है। भाई ये जो 4 वाला पार्ट है वो कितने के इक्वल दे रखा है 48 पाई, तो एक डिवाइड करोगे तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 12 पाई हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा 12 पाई होगा। समझ में आ रहा है? और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम लोग थोड़ी देर बात करेंगे, अभी पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, देखो अच्छा आगे बढ़ने से पहले पीछे चलते हैं। ठीक है, 2 मिनट का टाइम लेते हैं, पीछे चलते हैं, एक एक क्वेश्चन सबसे। ठीक है, मोनिका मोनिका से स्टार्ट करते हैं, अच्छा लगता है। मोनिका ये बताओ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये नहीं बताना है तुम्हें, ये नहीं बताना है तुम्हें, ये तुम्हें आता है। आप बताओ मुझे, नीचे नहीं देखना है, मेरे तरफ देखना है। ठीक है, आप मुझे बताओ कि जहां पे तीनों मीडियन मिलता है उसे क्या कहते हैं? एक और चांस दे रहा हूं। क्या लगता है, सही बोल रही है? सेंट्रॉइड पक्का? ठीक है, सेंट्रॉइड कौन से 3 पॉइंट, मोनिका आप ही बताओ, कौन से 3 पॉइंट इक्वल मतलब कि सेम होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में? क्या क्या बताया था अभी? एक तो सेंट्रॉइड हो गया, चलो मैंने बता दिया, और दो? एंगल बाइसेक्टर मतलब इन सेंटर, और एल्टीट्यूड यानी ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं? सेम होते हैं। प्रीति बताओ हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सही है, ठीक है। तो देखो आप लोग यहां से ना एक शॉर्ट ट्रिक भी लिख लो। अगर इफ साइड ऑफ एन equilateral triangle is given, then in radius is equal to √3/2 a/2√3, और सर्कम रेडियस इज इक्वल टू a/√3। ठीक है, ये डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये मीडियन है। ठीक है, एडी क्या है? मीडियन है। ये मतलब ये सब के सब मीडियन है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये रट्टा मार लेना। कॉन्सेप्ट ये है कि अब अगर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल को देखें तो ये कितने पार्ट में डिवाइड हो रहा है? 6 के 6 पार्ट इक्वल होते हैं। ठीक है, मतलब कि
ये अगर x है, ये अगर x है, ये सब के सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मैं कब बोल रहा हूं इक्वल होंगे, जब ये तीन क्या है, मीडियन, ऑर्थो सेंटर, कुछ भी रहे, मतलब मीडियन, एल्टीट्यूड कुछ भी रहे, क्योंकि सबके सब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सेम होता है। अगर मान लो आपसे ये बोले कि इफ एरिया ऑफ BF GD is equal to 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड एरिया ऑफ DG FAEC। मतलब समझ गए? देखो ध्यान से, अब इसको समझो, मैं क्या यहां पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप लोग अप्रोच करोगे, तो देखो BFGD, मतलब BFGD का मतलब ये हो रहा है लाल वाला रीजन, BFGD, मतलब ये जो लाल वाला एरिया है, इसका एरिया कितना है, 18 है, और हमने पहले से क्या कैलकुलेट करके रखा भाई, ये कितना पार्ट है, 2x है ना। तो यहां पे सीधा सवाल है कि 2x इज इक्वल टू कितना हो गया, 18, इट मींस x इज इक्वल टू क्या हो गया, 9। बात खत्म। चलो आते हैं, अब आते हैं आगे, वो ले लेते हैं ब्लू वाला एरिया, ठीक है। तो देखो DG, यानी यहां से DG, GF, ये FA, ये मतलब कि देखो पूछ क्या रहा है, वो 4x पूछ रहा है ना। तो अगर हम लोग देखें तो 4x यानी कि 4 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 36 सेंटीमीटर। इसको इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से समझना, यहां पे क्वेश्चन क्या बोल सकता है कि ऑर्थो सेंटर है ये पॉइंट, सरकम सेंटर है, इन सेंटर है, कोई भी सेंटर है, ठीक है, कोई भी सेंटर है, ये जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा, 120 डिग्री। रट्टा मार लेना इसको, ठीक है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूं। देखो कुछ भी पॉइंट हो, कुछ भी पॉइंट हो, अगर मैं बोलूं तो ये दोनों इन एंगल बाइसेक्टर भी तो है, बताओ ये कितना होता है, 60। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी कितना, 180, 60 हो गया ऐसे, तो ये कितना हो गया, 120। समझाने के लिए बता दिया, इतना एग्जाम में नहीं करना, आपको डायरेक्ट टिक लगाना है। कितना रखना है, 120 डिग्री। अच्छा, अब जरा ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन आता है, अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस कर दूं, अगर मैं इस साइड को प्रोड्यूस कर दूं, उसके बाद मैं यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं और यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूं, तो देखो एक एंगल बन रहा है ये वाला, इसका वैल्यू बताना होता है, इसका आपको वैल्यू बताना होता है, ठीक है। क्या लगता है क्या होना चाहिए, चलो एक एक तुक्का मारते हैं। तुक्का कितना होना चाहिए, 60।
मोनिका आपको क्या लगता है? 60। कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए लड़की, क्या लगता है प्रीति? 60 मेजोरिटी के साथ जा रही है, क्या लगता है? नहीं, वैसे आप चारों गलत हो, 60 होगा। एक ने सबको फंसा दिया। सुनो मेरी बात, ध्यान से समझो, अब मैं जो बोल रहा हूं सुनो। ये कितना है? 60 है, बताओ ये कितना होगा? अरे 180 नहीं होता है सम, तो ये 120। और मैंने ये बोला ये एंगल बाइसेक्टर है, मान लो इसको बोल देते हैं के, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा आपने आंसर क्या दिया था? 60 दिया था। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 60, तो ये भी कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। अच्छा सही से बताओ, आप चारों से पूछ रहा हूं, कितने लोगों ने सोच कर दिया था? सोच कर दिया था। ठीक है, हो गया। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सीधा सा बात आपको याद रखना है कि भाई ऊपर वाला एंगल तो 60 होता है, ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड कुछ भी हो क्या हो जाएगा? 120 होगा। और जो एंगल बाइसेक्टर के साथ बाहर बनेगा ये भी क्या होगा? 60 होगा। एक्सटीरियर एंगल कितने का होगा? 120 का होगा। इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो क्या होगा? 1:2। एरिया का रेशियो क्या होगा? 1:4। ठीक है। अगर साइड दिया हुआ है, अगर साइड दिया हुआ है तो इन रेडियस कैसे निकालते हैं? ए अपॉन यानी साइड अपॉन 2√3। सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं? ए अपॉन √3। ठीक है, इतना बात सब कुछ दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और 3 मीडियन उसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, तो वो कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं? 6। सबको एक्स 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 मान लेता है, जो भी क्वेश्चन में दे रखा है उसके हिसाब से काम करना है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इससे ज्यादा एसएससी वाला भी क्या कॉम्प्लिकेट करेगा, उससे ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर देता है। ठीक है, अब देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन रहता है वो समझो। ये रहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन पी। ठीक है, अब देखो ये सारे क्या बोलेंगे? डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स, मतलब सारे मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, और बोलेगा क्या कि अंदर वाला जो ट्राइंगल है इसका एरिया मान लो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपको बताना है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का। ये बताना है। ठीक है, तो देखो ऐसे याद रखो कि जब भी मिड पॉइंट से ज्वाइन होके जो अंदर वाला बनता है इनका रेशियो होता है 1:4 का। मतलब कि मैं आपको इसको एक अलग तरीके से यहां पे समझा दे रहा हूं। देखो अगर मैं यहां पे बात करूं,
देखो आपको क्या याद रखना है वो समझो। आपको याद रखना है कि एरिया ऑफ एबीसी अपॉन एरिया ऑफ डीईएफ, ये जो होगा वो 4:1 होगा। ठीक है, मतलब इसका अगर 1 है तो ये क्या होगा, 4 होगा। अब जरा कैलकुलेट करते हैं, देखो ये कितना है 3, तो जे के एल यानी जे के एल कितना हो गया, 3 इंटू 4 यानी 12 हो गया। अब सोचो जे के एल 12 है तो जी एच आई कितना हो गया, कितना हो गया 48। तो सोच किस बात कर रहे हो। अब देखो जी एच आई अगर 48 है तो डीई एफ कितना हो गया, 48 का टेबल ही नहीं याद होगा, मल्टीप्लाई ही नहीं हो रहा होगा, 192। और डीई एफ अगर है तो एबीसी कितना होगा, 768। ठीक है, किसने बोला था 760, आपने आपने बोला था। ठीक है, टेबल कितने तक का याद है, सोच लो, पहले बोल रहा हूं 15 तक का पक्का याद है। चलो ठीक है, यहां तक क्या है, ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलो पहले नोट कर लो फिर। अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं, अभी तक लिखे नहीं हो जल्दी लिख लो, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मान लेते हैं, वैसे तो जितना मैंने बता दिया इससे बाहर नहीं पूछेगा, लेकिन मान लेते हैं कि बिल्कुल ही आप लोग की किस्मत में ना मतलब बिल्कुल ही खराब है, तो वो क्वेश्चन एक्स रेडियस का पूछ सकता है, जो कि मैं बता दे रहा हूं अभी। ठीक है, मोस्टली नहीं है एक्स रेडियस पूछता है, बट फिर भी देखो एक्स रेडियस एक सर्कल है जो कि कुछ ऐसा कुछ बन रहा है। मतलब मैंने क्या किया, दोनों एक्सटीरियर साइड्स को प्रोड्यूस किया, कोई एक सर्कल है जो कि ऐसा कुछ बन रहा है और बोल देगा कि इसका एक्स रेडियस फाइंड करो। ठीक है, तो भाई कैसे करेंगे, देखो ध्यान समझना, ये यहां पे मैं अभी जो कुछ भी करा रहा हूं सब कुछ इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में करा रहा हूं, स्पेशली इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतने पॉइंट्स बनते हैं, और अगर आप इसको याद कर लेते हो फिर मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। देखो ये वाला कितना था, कितना था 120,
और इसका अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो भाई ये कितना हो जाएगा 60। यहां से क्या कर दो, एक इसको ज्वाइन करेंगे, यही हमारा क्या होगा, रेडियस होगा, यही तो रेडियस होगा। अब देखो ये अगर साइड ए है तो इसका ये हाफ होगा, ये कितना होगा a/2, ठीक है। अब क्या लगा दो यहाँ पे, साइन नहीं लगा दो tan 60 बाई परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो इसको r अपॉन बेस क्या है a/2। tan 60 का वैल्यू किसको पता है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो मैं a + b का होल स्क्वायर नहीं पूछ सकता हूं, क्यों, आप ज्योमेट्री के बाहर क्वेश्चन पूछ कैसे दिए भाई। tan 60 का वैल्यू होता है √3। √3 इज इक्वल टू r अपॉन a, और इस 2 को ऊपर लेके चले जाओ तो r हमारा क्या आ जाएगा, r हमारा आ जाएगा √3a अपॉन 2। यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन पे आ रहे हैं, √3a अपॉन 2 किसका फॉर्मूला है, हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो x रेडियस इज इक्वल टू हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब ये सारे कॉन्सेप्ट इक्विलेटरल ट्रायंगल के जितने भी हैं सब कुछ मैंने बता दिया है। इस पे आपको क्वेश्चंस करने हैं, जितना मैक्सिमम क्वेश्चन करोगे उतना फायदे में रहोगे, ठीक है।